हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे लास्ट ईयर फार्माकोलॉजी 2 क्वेश्चन पेपर का। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन देख रहा हूँ इन्हीं सबको मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है ताकि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से दिख पाए जितने भी यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हो। तो जो सेक्शन है इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। तो डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन। डिफाइन अरिथमिया। अरिथमिया आपको मालूम है इसमें एबनॉर्मल रिदम होता है हमारे हार्ट का, तो ये तो आप अच्छे से डिफाइन कर ही दोगे, यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने। और री एंट्री को थोड़ा समझा देता हूं मैं आपको, जैसा कि गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको समझने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्शन समझना है हार्ट का। जो हमारा एसए नोड है वो पेसमेकर होता है और ये हमें एवी नोड को सेंड करता है इम्पल्स। जब ये इम्पल्स सेंड करता है तो इम्पल्स दोनों साइड से आते हैं एवी नोड के पास और ये पास आउट कर देता है बंडल ऑफ हिस्से और फिर प्रुकेंजी फाइबर के पास जाता है जो कि पूरे हार्ट में फैला हुआ रहता है और ये कॉन्ट्रैक्शन करता है। जब ये एसए नोड सेंड करता है एवी नोड को इम्पल्स, तो री एंट्री मतलब क्या हो रहा है, री एंटर हो रहा है इम्पल्स का। तो क्या होता है कि जब ये सेंड कर रहा होता है ना इम्पल्स, तो एक साइड ब्लॉक होने की वजह से जो दूसरा इम्पल्स दूसरे साइड से जा रहा होता है वो घूम फिर के वापस भी आ जाता है और जो इम्पल्स है वो बंडल ऑफ हिस्स में जाता है, पुरकिंजी फाइबर में जाता है। बट ये जो रास्ता है वो बैकवर्ड भी ओपन रहता है जिसकी वजह से ये वापस एंटर हो जाता है। और जब ये एसए नोड दूसरा इम्पल्स जनरेट करता है तो वो पहले वाला उसके साथ ही आ जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रेड वाला पहला वाला है और ये पिंक वाला है ये दूसरा वाला है। तो दोनों आए और ज्यादा इम्पल्स होने की वजह से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा और हार्ट रेट भी ज्यादा हो जाएगी ऐसे टाइम पे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा है मैकेनिज्म पूछा है नाइट्रेट्स का। एवरीवेयर आपको नाइट्रेट्स का मैकेनिज्म पढ़ना है, तो एक जगह पे अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो दूसरी जगह आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो क्या होता है नाइट्रेट्स का मैकेनिज्म समझना है। तो नाइट्रेट्स जो होते हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं सबसे पहले बाय हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज और एल्डिहाइड रिडक्टेज की मदद से। ये सारा प्रोसेस जो होता है ना वो वेस्कुलर स्मूथ मसल के अंदर चलता है। ये एक तरह से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और फर्स्ट क्लास के अंदर आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड का काम है कि जो ये ग्वानिल साइक्लेज है इसको एक्टिवेट करना और ग्वानिल साइक्लेज जो है वो जितने भी जीटीपी वहां पे प्रेजेंट होंगे इन सबको सीजीएमपी में कन्वर्ट कर देना उन सबको। और सीजीएमपी का लेवल हाई होने की वजह से ये दो काम करता है, डीप फॉस्फोराइलेशन प्रोटीन काइनेज का जिसकी वजह से कम हो जाता है एक्टिन मायोसिन का इंटरेक्शन, और दूसरी तरफ जो डिक्रीज कर देना है सिस्टोलिक कैल्शियम को। कैसे करेगा काम, तो प्रिवेंट कर देगा रिलीज कैल्शियम का, कहां से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो यही हमें पढ़ना था नाइट्रेट्स का मैकेनिज्म है। अब हम बात कर रहे हैं सी, जो है लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन जो होता है वो अच्छा क्यों होता है हाई मॉलिकुलर वेट हिपैरिन से। बिकॉज जो लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन होता है ना इसका एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होता है, इसका बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होता है, वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो ये आप देख सकते हो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है डी वाला, एस्प्रिन जो होता है ये एक्ट एज एंटीप्लेटलेट्स कैसे काम करता है। तो इसको बहुत ही सिंपल वे में समझना है। छोटा सा मैंने ये चार्ट आपको बना रखा है, ये आगे आपको बड़ा सा चार्ट समझना पड़ेगा, वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी है। तो गाइस ऐसा समझो कि जो एस्प्रिन होता है ये एंटीप्लेटलेट मतलब प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है ना उसको रोकता है। तो इसको रोकने के लिए ना दो एंजाइम को इनहिबिट करता है, एक तो थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन को, दोनों ही सिंथेसिस होते हैं एराकोनॉइड एसिड से। एराकोनॉइड एसिड हुआ उसके बाद फर्दर कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन के कुछ टाइप्स होते हैं अनस्टेबल टाइप, उसमें कन्वर्ट होकर के फिर ये 3 स्टेप बनते हैं। तो जो कॉक्स है इसको इनहिबिट कर देने से एस्पिरिन जब इसको इनहिबिट करेगा तो आगे तो कुछ काम ही नहीं होगा, तो प्लेटलेट एग्रीगेट ही नहीं होंगे। तो ऐसा ये एंटी प्लेटलेट काम करता है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल रोल पूछा है प्रोस्टाग्लैंडिन का। तो आप बता सकते हो प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि इसका रोल क्या है, यूट्रस पे कॉन्ट्रैक्शन करना है, कार्डियोवैस्कुलर पे क्या है आप बता सकते हो। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है गाइस सिंपली। तो आपको ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, कोशिश करूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड करने का। नेक्स्ट है जो कि एफ में एल्यूपिरिनोल का पूछा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आई थिंक, हाँ मोड ऑफ एक्शन पूछा हुआ है, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग है। तो आप जनरली एक्सप्लेन कर सकते हो, चाहो तो सिर्फ इतना ही बता सकते हो, ये चार्ट लिखने का कोई जरूरी नहीं है। तो जनरली क्या होता है एल्यूपिरिनोल जो होता है ये ट्रीट करता है गाउट को,
गाउट आप समझ रहे होगे, जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है उसको ये कम करता है। कैसे कम करेगा? तो जो डीएनए और आरएनए है इनका फ्रेगमेंटेशन ब्रेक डाउन होता है तो क्या कन्वर्ट में होते हैं? ये प्यूरिन्स में, और ये प्यूरिन कन्वर्ट होता है हाइपोजेंथिन में, और हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट होने के बाद ये जेंथिन में तभी कन्वर्ट होगा जब जेंथिन ऑक्सीडेज यहाँ पे प्रेजेंस में होगा। तो क्या होता है कि जो ये जेंथिन ऑक्सीडेज है ना, इसी को ये इनिबिट कर देगा एलो प्यूरिनॉल। तो क्या होगा? फर्दर प्रोसेस नहीं होगा, यूरिक एसिड नहीं बनेगा। तो यूरिक एसिड नहीं बना तो इस तरह से इसने इनिबिट कर दिया और एंटी गाउट ड्रग शो किया अपने आप को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स बताओ और हॉर्मोन्स जो उसमें से सिक्रीट होते हैं वो बताओ। पिट्यूटरी, उससे सिक्रेट होता है ऑक्सीटोसिन। थायराइड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सिंपली दे रखा है, तो जो समझने वाला है उसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है? रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन। टोटल 3 टाइप से ये होता है, केमिकल, हार्मोनल, न्यूट्रल। बट मैंने जनरली 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको 2 से बता रखा है, केमिकल सिक्रीशन, हार्मोनल। केमिकल में जो ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट होते हैं ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं बीटा सेल को और ये इंसुलिन को रिलीज करवा देता है। ऐसे ही हार्मोनल सिक्रीशन में क्या करते हैं? जो ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइडेज हो गया, गैस्ट्रीन हो गया और सीसीके यानी कोलिसिस्टोकाइनेज, ये प्रोमोट करते हैं सिक्रीशन इंसुलिन को। सिर्फ इतना ही बताना है, कोई ज्यादा वो नहीं बताना आपको डिटेल में। बायोएसे को डिफाइन करो और इसके क्लासिफाई भी करना है आपको। तो बायोएसे मतलब जो हमारा टेस्ट ड्रग होता है ना, तो इस टेस्ट ड्रग कितना पोटेंसी है, इसमें कितना ताकतवर है ये हमारा जो टेस्ट ड्रग है वो किसमें? इन विट्रो इन विवो टेक्निक्स में। ये आपने किया भी होगा अपने लैब में। तो इसके टाइप्स पे आते हैं तो क्वांटल बायोएसे, ग्रेडेड बायोएसे जिसके अंदर 4 आते हैं, मैचिंग, इंटरपोलेशन, ब्रैकेटिंग और मल्टीपल पॉइंट। इसके अंदर 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 6 पॉइंट, 5 पॉइंट नहीं आता है। तो सिर्फ इतना ही करना है, उसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। और लास्ट क्वेश्चन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पूछा है, तो आप बता सकते हो एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो कि सिंथेटिक एंड्रोजेंस होते हैं, इनके पास हायर एनाबॉलिक एक्टिविटी होता है, बट जो एंड्रोजेनिक एक्टिविटी होता है वो ना के बराबर होता है, एकदम कम कह सकते हो आप। अब मूव करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी अब देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा है सीएचएफ के बारे में कि क्लासिफिकेशन करना है सीएचएफ का, और इसमें आपको बताना है मैकेनिज्म, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यूजेस, इंटरेक्शन और डिजिटलिस्ट। टोटल 10 मार्क्स का है, तो थोड़ा तो आपको डिटेल करना ही पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले थोड़ा आप बता सकते हो सीएचएफ के बारे में, उसके बाद इसके क्लासिफिकेशन में आपको गाइस मालूम है इसके अंदर हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड देते हैं जो कि पॉजिटिव आयनोट्रोपिक एक्शन शो करते हैं, जिसके अंदर ड्रग आता है डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, डोब्यूटामिन। अब यहाँ पे मैकेनिज्म क्या पूछा था इसने? डिजिटॉक्सिन का पूछा है, तो अगर वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड का पूछता तब भी वही मैकेनिज्म होता, डाइजॉक्सिन का पूछता तब भी वही होता, और डोब्यूटामिन का पूछता तब भी वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। और दूसरा है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉकर, जिसके अंदर एस इनहिबिटर और एजी यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर आते हैं, और बीटा ब्लॉकर भी इसके अंदर आपको लिखना है। और डायरेटिक्स का भी हम लोग यूज करते हैं साथ में, और वैसोडाइलेटर्स का भी यूज करते हैं। तो सारे ड्रग्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। समझना है आपको मैकेनिज्म, कैसा मैकेनिज्म इसका काम करता है। तो आपके जो सोडियम पोटेशियम पंप और सोडियम कैल्शियम पंप होते हैं, इस पर ये एक्ट करता है डिजिटलिस्ट, यानी कार्डियक ग्लाइकोसाइड, कोई सा भी ड्रग हो सब इसी पे एक्ट करता है। सब कुछ आपको ऐसे ही लिखना है। तो जो हमारा क्या होता है, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, तो इस टाइम पे क्या होता है, जो सोडियम हो रहा है ना, ये जब स्टार्ट होता है तो ये सोडियम मूव करता है आउटसाइड, पोटेशियम मूव करता है इनसाइड। तो जैसे ही अगर ये जब एक पंप स्टार्ट होगा ना, तो वैसे ही दूसरा पंप भी स्टार्ट हो जाएगा। तो दूसरा पंप जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें क्या हो रहा है, सोडियम अंदर की साइड आ रहा है और कैल्शियम अंदर से बाहर की साइड जा रहा है। तो क्या होता है, जब डिजिटलिस्ट देते हैं ना, तो ये जाकर के बाइंड कर लेता है और ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो सोडियम है वो अंदर साइड रुकता है और बाहर नहीं जा पाता, तो पोटेशियम भी अंदर नहीं आ पाता है। ऐसे ही फिर इसमें क्या होता है कि जो सोडियम है वो अंदर नहीं आ पाता और कैल्शियम अंदर का अंदर ही रुका रहता है। अब ये कैल्शियम जो अंदर का अंदर रुका हुआ है ना, ये क्या करता है, ये मायोकार्डियल सेल के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पे ये कैल्शियम क्या करता है मायोकार्डियल सेल के अंदर, जब ज्यादा स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो कैल्शियम नॉट गो आउटसाइड एंड
नॉट गेट इनसाइड सोडियम। फिर उसके बाद ये क्या करता है, इंक्रीज जब हो जाएगा इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन, तो ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे, यानी कार्डियक जो हमारा आउटपुट है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो CHF यानी जो हमारा हार्ट फेलियर है उसको ये ट्रीट करने का काम करता है कॉन्ट्रैक्शन करवा के। अब यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछा है, तो इसमें आपको हार्ट के बारे में मैंने बता रखा है, जैसा भी बताया था आपको। आइनोट्रोपिक शो करता है जिसमें इंक्रीज कर देता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, जो हमारा हार्ट फेल हो रहा होता है। नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक भी शो करता है जिसमें हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। और एक्स्ट्रा वेगल एक्शन जिसमें AV और SA नोड को कंडक्शन को कम कर देता है। किडनी पे क्या इफेक्ट है, तो डायरेटिक एक्शन शो करता है, यानी एक्सक्रीशन करने का काम करता है सोडियम और वाटर का। अब CNS पे इसका काम क्या है, तो ये स्टिमुलेट करता है CTZ सेंटर को। सब यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, यहाँ पे आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो आप। और यहाँ पे आते हैं हम लोग नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी, जो कि सेकंड पूछा है। एनलिस्ट करो NSAID और डिस्कस द डिटेल फार्माकोलॉजी ऑफ एस्पिरिन। तो यहाँ पे NSAID को आपको करना है, तो जो NSAID होते हैं वो एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक एक्टिविटी ये शो करते हैं। इसमें कोई भी स्टेरॉइड्स नहीं प्रेजेंट होता, बिकॉज इसमें स्टेरॉइड्स के वो रिंग होते हैं ना, वो नहीं पाए जाते हैं, इसी वजह से ये नॉन स्टेरॉइडल होते हैं। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन आप जैसे कि देख सकते हो, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, सब आराम से आप देख सकते हो, इसमें समझाने वाला कुछ वो नहीं है। अब फार्माकोलॉजी ऑफ एस्पिरिन पूछा है, तो इसमें आपको बताना है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन ये प्रोवाइड करवाता है, ये भी आप कर लोगे। रेस्पिरेशन में क्या करता है, स्टिमुलेशन का काम करता है ये आराम से। CVS में क्या करता है, कम डोज में इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता, ज्यादा डोज दो तब ये इंक्रीज करता है कार्डियक के आउटपुट को और वैसोडाइलेशन करता है। ऐसे GIT पे देख सकते हो आप लोग, और ब्लड पे दे रखा है। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है और ये आपको समझना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। क्या होता है इसका एस्पिरिन का काम, जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, आपको मालूम है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये कन्वर्ट होता है किसमें, एराकिडोनिक एसिड में। इसको कन्वर्ट कौन करवाता है, तो फॉस्फोलाइपेज A2 जो होता है ये कन्वर्ट करवाता है। और ये एराकिडोनिक एसिड जो होते हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन G2 में कन्वर्ट होता है बाय हेल्प ऑफ एंजाइम कॉक्स। अब जैसे ही G2 में कन्वर्ट हुआ फिर H2 में कन्वर्ट होंगे। ये सब क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि अनस्टेबल फॉर्म है। उसके बाद ये प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सिन प्रोस्टासाइक्लिन में कन्वर्ट होते हैं लास्ट में। अब यही जो प्रोस्टाग्लैंडिन आप देख रहे हो ये हो गया और थ्रोम्बोक्सिन हो गया, ये क्लॉटिंग करवाते हैं यानी प्लेटलेट का एग्रीगेशन करवाते हैं। अब यहाँ पे एस्पिरिन हम देंगे ताकि ये कॉक्स को ही बंद कर दे। अब कॉक्स को बंद कर दिया तो आगे का कुछ काम ही नहीं होगा, बस रुक गया साइकिल, ये स्टॉप हो गया। इसी वजह से ये 2 मार्क्स में, और ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी गया था कि ये एक्ट क्यों करता है एज एंटी प्लेटलेट। तो ये कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, समराइज द क्लास ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस। यूट्रस पे कौन कौन से ड्रग काम करते हैं वो बताना है और ऑक्सीटोसिन का क्लासिफिकेशन बताना है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो ड्रग एक्ट करते हैं यूट्रस पे, एक तो यूट्राइन स्टिमुलेंट्स होते हैं जिनको हम लोग ऑक्सीटोसिक्स भी बोलते हैं। ये सारे जितने भी मैंने यहाँ पे नोट्स के लिए PDF बनाया हुआ है ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, और ये KD त्रिपाठी से सारे लिए हुए हैं क्लासिफिकेशन। तो आप KD त्रिपाठी को रेफर कर सकते हो पढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा अच्छी बुक है। और यूट्राइन रिलैक्सेंट में क्लासिफाई हुए हैं जिनको हम लोग टोकोलिटिक्स कहते हैं। तो ड्रग्स दिया हुआ है जो इसके अंदर आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसमें ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और एर्गोट डेरिवेटिव्स होते हैं जिसके अंदर एर्गोटेमेट्रिन, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अंदर PGE2 जिसको हम लोग डायनोप्रोस्टोन कहते हैं, और मीसोप्रोस्टोल इसके अंदर आते हैं ड्रग्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, तो ये सब यूट्राइन रिलैक्सेंट के अंदर आ गया। अब यहाँ पे फार्माकोलॉजी पूछा, यूट्रस के अंदर ये इंक्रीज करते हैं फोर्स एंड फ्रीक्वेंसी को, फिर ब्रेस्ट के अंदर क्या काम है, CVS के अंदर क्या काम है, सब कुछ लिख रखा है बहुत ही सिंपल में। इसको आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, तो ज्यादा इसमें समझाने वाली बात नहीं है। और यूजेस भी लिख रखा है, एडवर्स इफेक्ट भी लिख रखा है। अब मेन आते हैं हम लोग किस पे, थर्ड वाले पे, क्लासिफाई एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग एंड डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ HMG कोएंजाइम A रिडक्टेस इनहिबिटर्स। अब यहाँ पे देख सकते हो गाइस एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग थोड़ा सा मैंने उस टाइप से किया है, होप आपको अच्छे से दिख रहा हो। HMG कोएंजाइम A रिडक्टेस इनहिबिटर जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, जिसको हम लोग स्टैटिन्स भी कहते हैं,
बहुत जगह पे स्टैटिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ ले जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। वो और एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर दोनों एक ही है। इसके अंदर जितने भी स्टैटिन वाले आते हैं ड्रग्स हैं वो सब इसके अंदर है। फिर दूसरा PPAR अल्फा यानी लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर, जिसको हम लोग फाइब्रेट्स भी नाम से आ जाता है मैकेनिज्म। तो थोड़ा सा दोनों नाम आपको याद रखना, फाइब्रेट्स भी और ये भी लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर्स। ऐसे ही यहाँ पे और भी क्लासिफिकेशन है, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट और स्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स। तो इसके बाद आते हैं मेन हम मैकेनिज्म पे, ये काम आखिर कैसे करता है। तो जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए और एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये दोनों मिलकर कन्वर्ट होते हैं एचएमजी कोएंजाइम ए में। अब एचएमजी कोएंजाइम ए क्या करता है, ये कन्वर्ट होता है बाय हेल्प ऑफ एंजाइम एचएमजी को ए रिडक्टेज की मदद से, किसमें, मेवोलॉनिक एसिड में। यही पे तो ये काम करता है स्टैटिन, जिसको हमने अभी क्या पढ़ा था हमने, ये क्या है, ये है एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स, यही होते हैं। तो ये आके ब्लॉक करेंगे, आगे फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। बट इसके ना प्रेजेंस में मेवोलॉनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद ये कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल यानी फैटी एसिड का सिंथेसिस होता है। तो वहीं पे मैंने ये सारा जो अभी मैंने आपको बताया उसको अच्छे से लिख रखा है कि स्टैटिन इनहिबिट कर दिया एचएमजी कोएंजाइम ए को, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो लो इंट्रासेलुलर जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम होने की वजह से उसके बाद क्या हुआ, डिक्रीज हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड का सिक्रेशन सिंथेसिस। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरे तरफ है कि स्टैटिन जो ऐसे ही एचएमजी कोएंजाइम ए को इनहिबिट करेगा, उसके बाद जो कोलेस्ट्रॉल है वो इंट्रासेलुलर कम होगा, तो एलडीएल क्या करेगा, वो सिंथेसिस करेगा। तो सिंथेसिस करने के लिए नंबर ऑफ एलडीएल रिसेप्टर जो है वो ब्लड से वो आएंगे और डिक्रीज हो जाएगा एलडीएल के अंदर, ब्लड के अंदर एलडीएल। और इसका एडीआर भी मैंने लिख रखा है, बहुत ही सिंपल है गाइस, आप इसको भी अच्छे से कर लोगे। और नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड का बी, जिसमें पूछा है हीमेटेनिक के बारे में पूछा है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेस ऑफ आयरन के बारे में पूछा गया है। तो हीमेटेनिक हमें मालूम है जो कि ब्लड फॉर्मेशन करते हैं जनरली हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर जैसे कि आयरन आता है, फॉलिक एसिड आता है, और वो हम देखेंगे अभी विटामिन B12 भी आता है इसके अंदर। तो ये जो एजेंट्स होते हैं ये उन पेशेंट को दिया जाता है जिसमें ब्लड की कमी होती है, यानी अनीमिया जिनको हुआ रहता है, उनको ये ज्यादा प्रीफर किया जाता है। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब समझना है इसके अंदर, तो हमें सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि जो हमारा आयरन होता है ये कैसे आता है। कि मतलब कि जो आयरन होता है, सबसे पहले हम कोई भी डाइटरी सोर्स लेते हैं तो उसमें से जो आयरन है वो आता है हमारे बॉडी के अंदर। तो एब्जॉर्प्शन उसका कहाँ से होता है, तो इंटेस्टाइन से होता है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है डिओडेनम, वहां से होता है। तो जैसे ही इसने एब्जॉर्ब किया उसके बाद कहाँ गया, ये एब्जॉर्प्शन जितना एक्सेसिव आयरन था वो सब स्टोर हो गया RE के अंदर, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल के अंदर स्टोर हो गए। अब जैसे ये स्टोर हो गए उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि उसके बाद ये जो हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा लेयर, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको क्रॉस करने के लिए एक आता है एंजाइम, आप समझ लो कि ट्रांसफेरिन। ये क्या करता है कि एक साथ दो जो आयरन है उसको ले जाता है, कहाँ तक ले जाता है, तो एराइथ्रोसाइट प्रीकर्सर के पास ले जाता है। अब यहाँ से जो ये आयरन आप देख रहे हो ये निकला, और ये निकल के उसके बाद ये जाएगा अंदर की साइड में, और फिर ये वापस आ जाते हैं। इनके एक टाइम पे एक ही बार आएंगे, और फिर ये जो आप देख रहे हो ट्रांसफेरिन, ये वापस आ जाएगा अपनी जगह पे, दोबारा फिर से लेके आएगा आयरन को जो RE के अंदर स्टोर्ड है। तो ये आयरन क्या होगा, ये जाएगा हीमोग्लोबिन के पास, उसके बाद RBC का फॉर्मेशन कर देते हैं ये लोग, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये आप बता सकते हो, ट्रीटमेंट करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और इसका यूज किया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे भी, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा ब्लड का लॉस हुआ रहता है, और प्रोफाइलैक्सिस यानी ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, जो कि आपको मालूम है, अभी बता दिया मैंने। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम आते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेट द मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ एडवर्स रिएक्शन ऑफ वारफारिन सोडियम। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा समझना होगा विटामिन K के साइकिल को। विटामिन K किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो कोगुलेशन करवाता है। इसके अंदर जो फैक्टर्स होते हैं फैक्टर 2, 7, 9 और 10, तो इनको ये फंक्शनल बनाता है, जिसकी वजह से कोगुलेशन होता है। तो इन्हीं को ये रोकने का काम करता है वारफारिन।
कैसे करेगा वो हम समझेंगे। सबसे पहले विटामिन के जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है, जिसको हम क्विनोन भी कहते हैं, और ये क्विनोन रिडक्टेज की मदद से कन्वर्ट हो जाता है विटामिन KH2। ये रिड्यूस्ड फॉर्म होता है और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। फिर क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस हुआ, जिसकी वजह से अगेन ये ऑक्सीडाइज में आ गया विटामिन के इपोक्साइड। अब ये विटामिन के इपोक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद दोबारा विटामिन के यानी क्विनोन फॉर्म में चला जाता है बाय हेल्प ऑफ एंजाइम इपोक्साइड रिडक्टेज। अब जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, तो ये इसने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज को। अब ये गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज का काम क्या है, दो काम है। एक तो जो फैक्टर 2 और 7th और 9th और 10th है, इनको फंक्शनल बनाना था कि ये कोगुलेशन करें, और जो C एंड S जो कि ब्लड के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं, इनको भी फंक्शनल बना दिया ताकि ये एंटी कोगुलेशन करे। तो क्या करता है, जो हमारा वारफेरिन है वो जो इपोक्साइड रिडक्टेज है ना, इसको इनिबिट कर देता है, जिसकी वजह से अब ये साइकिल क्या हुआ, ये फर्दर आगे मूव ही नहीं होगी। क्या होगा, जब ये विटामिन के इपोक्साइड बनेगा, उसके बाद जो नॉर्मल फॉर्म है वो बनेगी नहीं, तो क्या हुआ, कोगुलेशन नहीं होगा। तो वारफेरिन का हम लोग किस लिए यूज करते हैं, तो एंटी कोगुलेंट्स, और इसका ओरली यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसका यूजेस और ADR आप पढ़ लोगे, सिंपल सा है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट एराकिडोनिक एसिड पाथवे, जो कि अभी आपको डिटेल में पढ़ना है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला यूनिट गाइस, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। और ये यहाँ से देख सकते हो टोटल 3 क्वेश्चन अब तक बन चुके हैं सिर्फ इस साइकिल के ऊपर। तो गाइस यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया भी था, जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है इसको कन्वर्ट करता है एराकिडोनिक एसिड में, जो कि फॉस्फोलाइपेज A2 काम करता है। यहाँ पे एंजाइम मैंने नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद जो एराकिडोनिक एसिड में हमने क्या देखा था, हमने ये वाला स्टेप नहीं देखा था, हमने सिर्फ देखा था कि कॉक्स एंजाइम की मदद से ये कन्वर्ट होने के इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन के डिफरेंट अनस्टेबल फॉर्म में, जो कि PGG2 PGH2 में, जिसको हम लोग एंडोपेरोक्साइड भी बोलते हैं, इसके अंदर ये आते हैं और ये कन्वर्ट कर देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टासाइक्लिन बाय हेल्प ऑफ एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेस, थ्रोम्बोक्सिन सिंथेस और प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेस की मदद से। और फर्दर इनका काम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का प्लेटलेट का एग्रीगेट करना, थ्रोम्बोक्सिन का काम वही होता है, और प्रोस्टासाइक्लिन का ये स्ट्रॉन्ग वैसो डायलेटर है। तो अब दूसरी साइड देखें कि लिपो ऑक्सीजनेस क्या करता है, तो ये हाइड्रोपेरोक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम लोग HPETES कहते हैं, और इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं ल्यूकोट्रिन्स में, LTC4, LTD4 और LTE4। उसके बाद ये इनका काम क्या होता है, तो इनका काम है वैसो कंस्ट्रिक्शन ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाना। उसके बाद यहाँ पे गाइस आपको प्रोस्टाग्लैंडिन का फिजियोलॉजी का रोल पूछा है, तो वो आप बता सकते हो। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, और यहाँ पे और कुछ पूछा गया था, यहाँ पे रोल ही पूछा गया था, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई वेरियस टाइप ऑफ डायबिटीज के बारे में पूछा गया है। एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स रिएक्शन, इंटरेक्शन एंड यूजेस ऑफ इंसुलिन। तो इसको भी गाइस हम देख लेते हैं। तो गाइस अगर आप KD त्रिपाठी में देखोगे तो उसमें टोटल 2 टाइप्स दे रखा है आई थिंक। तो यहाँ पे गाइस डायबिटीज मेलाइटस जनरली टाइप 1, जिसको हम लोग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं। तो टाइप 1 DM, तो ये क्या होता है, तो ये ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल, जो बीटा सेल होते हैं इनको डिग्रेड कर देता है। कैसे डिग्रेड करता है, तो हम बोल सकते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से जो हमारे बीटा सेल होते हैं पैनक्रियाटिक, उनको ये डिग्रेड यानी कम कर देता है। अब कम कर दिया, जिसकी वजह से इनएडिक्वेट इंसुलिन का रिलीज यानी कम रिलीज हुआ, जितना होना चाहिए इंसुलिन का सिक्रीशन उतना नहीं बना, कम बना, तो ये वाला आपको फॉर्म हो जाएगा टाइप 1 DM डायबिटिक मेलाइटस। अब ये ज्यादा होता है जुवेनाइल ऑनसेट यानी बच्चों में ज्यादा देखा जाता है ये वाला, और ये ट्रीट किया जाता है इंसुलिन इंजेक्शन से, हम ट्रीट कर सकते हैं एक्सटर्नली दे करके। टाइप 2 की अगर हम बात करें तो ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, जिसको हम लोग एक्सटर्नली नहीं दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट है।
और ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, यानी बाहर से नहीं दे सकते, अंदर से ही करना होगा। तो इसमें देखते हैं ये क्यों होता है। ऑकर ड्यू टू इंसुलिन का रेजिस्टेंस एंड इज मोर इंसिडेंसेस इन ओबिस पर्सन, यानी जो ज्यादा बूढ़े लोग जो 50-60 साल के होते हैं उनमें जनरली ये देखा जाता है, जो ओबिस आदमी होते हैं मोटा उनमें। और ये ट्रीट करते हैं विद डाइटरी कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे जो इनको ट्रीट किया जाता है डाइटरी कंट्रोल, एक्सरसाइज से और ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग दे करके। और इसके बाद ये दो आपको लिखना नहीं है, बट मैंने लिखवा रखा है ताकि आपको जो आंसर है वो थोड़ा बड़ा लगे। सेकेंडरी डायबिटीज इसमें आप बता सकते हो, इसका साइड इफेक्ट होता है मेडिकेशन और पैनक्रियाटिक डिसफंक्शन की वजह से ये होता है, और जेनेटिक वाला जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से होता है। इसमें हम ज्यादा यूज करते हैं स्टेरॉइड्स या क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से ये कॉज कर देता है। अब हम बात करें इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंसुलिन का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो इंसुलिन है वो बाइंड कहाँ करेगा, तो अपने इंसुलिन के रिसेप्टर पर बाइंड करेगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसका रिसेप्टर बना रखा है, जिसमें 2 अल्फा सब यूनिट होते हैं और 2 बीटा सब यूनिट होते हैं। अब बीच में ये सेल मेम्ब्रेन देख सकते हो, और एक्स्ट्रा सेलुलर साइट और ये इंट्रासेलुलर साइट हो गया बाहर का, और ये सेल के अंदर का। अब क्या होता है, जो ये इंसुलिन आप गाइस देख रहे हो ये बाइंड करता है अपने साइट पे, जो कि अल्फा साइट्स होते हैं। जैसे ही बाइंड हुआ एक्टिवेट हो गए, यानी इन्होंने स्टिमुलेट कर दिया टायरोसिन काइनेस, जो कि हमने 4th सेम में पढ़ा था। ये कहाँ होते हैं, जो ये बीटा सेल के यहाँ पे होते हैं नीचे के साइड में। अब जैसे ये एक्टिवेट होंगे तो ये इसका काम क्या है, एक्टिवेट कर देना कैस्केड ऑफ रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन होने लगता है जिसमें फॉस्फोराइलेशन होता है, डिसफॉस्फोराइलेशन होता है, फिर फॉस्फोराइलेशन, डिफॉस्फोराइलेशन। ऐसे होने के बाद उसके बाद क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाता है इनहिबिट एंजाइम। उसके बाद ये अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो। जैसे ये एक्टिवेट हुआ उसके बाद क्या हुआ, टायरॉइड काइनेस स्टिमुलेट हुआ, उसके बाद जो प्रोटीन है उनका हमने देखा कि फॉस्फोराइलेशन हुआ। फॉस्फोराइलेशन हुआ तो एल्टर से आप क्या समझते हो, तो वो अभी हम देखेंगे यहाँ पे नीचे। एल्टर किया एंजाइम एक्टिविटी को, यानी ये इंक्रीज कर देगा ग्लूकोज के अपटेक को और डिक्रीज करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये जो है वो इंसुलिन जो है वो इफेक्ट शो कर रहा है। अब इंक्रीज कर रहा है ग्लूकोज के अपटेक को, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। डिक्रीज क्यों कर रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, बिकॉज ये जो है वो दूसरे कंपाउंड्स बना रहे हैं ग्लूकोज को, इसकी वजह से उनको हटा रही है। ये खुद जो बनवा रहा है मतलब ग्लूकोज को, उसको ये इंक्रीज कर रहा है। अब इसका एडवर्स रिएक्शन सिर्फ आप नाम लिख सकते हो, मैंने थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब भी किया, जिसमें एलर्जिक रिएक्शन हो गया, इम्यून इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपोकैलेमिया ये शो करते हैं। और ड्रग इंटरेक्शन में आप इंसुलिन के साथ बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते, और साथ ही इंसुलिन के साथ सैलिसाइक्लेट नहीं दे सकते हो, नहीं तो ये हाइपोग्लाइसीमिया में बन जाएगा। और इसमें क्या होता है, पीपीटी फॉर्म कर लेता है हाइपोग्लाइसीमिया का बाई इंक्रीज इंसुलिन का सिक्रेशन की वजह से। तो गाइस और 1-2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इनको भी मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें एक तो ये बचा हुआ है थायराइड इनहिबिटर्स के बारे में, और एक पूछा है ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था, व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे थे कि हमें सॉल्यूशन वीडियो जल्दी से जल्दी चाहिए, तो ये 2 क्वेश्चन मैं कवर नहीं कर पाई इतनी जल्दी, बट आपको मैं पीडीएफ में दे दूंगा। तो जब तक के लिए आप इतने से काम चला लो, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज है उसको भी मैं कल या परसों से अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।